नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है माप की सबसे छोटी इकाई जिसे किस उपकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ से बताना है माप की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जिसे उपकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन देखिए, संवेदनशीलता, बी है रेजोल्यूशन, सी है सटीकता और डी है स्पष्टता। तो दोस्तों ध्यान रखें, सबसे छोटी जो इकाई होती है, माप की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? रेजुलेशन। क्या कहलाता है दोस्तों? रेजुलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? रेजोल्यूशन। तो ये दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, दो सूक्ष्मतम यानी दो सूक्ष्मतम वैल्यू का क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। यानी दो सूक्ष्मतम मान का क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। तो उसे ही क्या बोला जाता है? रेजुलेशन कहा जाता है। और दोस्तों माप की सबसे छोटी इकाई जो है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? रेजुलेशन। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हीटस्टोन सेतु विधि का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध को मापने या नापने के काम आता है? दोस्तों बताना है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए, संस्पर्श प्रतिरोध, बी है उच्च मान के प्रतिरोध, सी है मध्यम मान के प्रतिरोध, डी है विद्युतरोधी अनुपात। तो दोस्तों ध्यान रखें, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग लेंगे वो लिया जाता है मध्यम मान के प्रतिरोध का मापन करने के लिए। ध्यान रखें, व्हीटस्टोन जो सेतु होता है दोस्तों किसका मापन करता है? मध्यम प्रतिरोध के मान का। यहाँ से पूछा जाए दोस्तों उच्च मान का जो प्रतिरोध है वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखिए उच्च मान के जो प्रतिरोध होगा उसे किसके द्वारा मापन करते हैं? तो ध्यान रखिए मेगर के द्वारा। यहाँ से पूछा जाए विद्युत रोधी अनुपात, जो विद्युत रोधी प्रतिरोध है वो किसके द्वारा मापन करते हैं? मेगर के द्वारा। यहाँ से पूछा जाए दोस्तों निम्न मान का प्रतिरोध किसके द्वारा करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें डबल केल्विन जो सेतु होता है उसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको भी दोस्तों इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ से देखिए बताना है व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो किस पर कार्य करता है? डीसी सप्लाई पर। कौन सी सप्लाई पर कार्य करेगा दोस्तों? डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है दोस्तों वो कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? डीसी सप्लाई पर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों बताना है एक तुल्यकालिक मोटर है। तुल्यकालिक जो मोटर होती है वो क्या होती है? ऑप्शन देखिए, सेल्फ स्टार्ट मोटर, बी है सार्वभौमिक मोटर, सी है तुल्यकालिक मोटर, डी है नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर। तो ध्यान रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक जो मोटर होती है, ध्यान रखिए दोस्तों तुल्यकालिक जो मोटर होती है वो क्या होती है दोस्तों? नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। कौन सी होती है दोस्तों? नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर, क्योंकि यह स्वतः ही सेल्फ स्टार्ट होने वाली मोटर नहीं होती है। दोस्तों क्यों नहीं होती है? तो इसका कारण देखिए, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। यानी इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। इसी कारण दोस्तों ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है दोस्तों एक 8 पोल तुल्यकालिक मशीन 375 आरपीएम पर घूम रही है। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान बताना है। यहाँ पर देखिए पोल दे रखे हैं और यहाँ पर देखिए इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या रखना है दोस्तों? एन एस बराबर क्या होता है? 120 एफ अपॉन पी। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आवर्ती का, तो आवर्ती का इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? पी एन अपॉन 120।
ध्यान रखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर किस किस का मान दे रखा है। यहाँ पर देखिए NS स्पीड दे रखी है, यहाँ पर देखिए आवृत्ति का मापन करना है, और यहाँ पर देखिए पोल दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका वैल्यू लिख रखेंगे तो देखिए यहाँ से 375 NS बराबर क्या होता है दोस्तों 120 इंटू, यहाँ पर देखिए आवर्ती निकालना है तो यहाँ पर x रख लेते हैं। पोलों की संख्या देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोलों की संख्या को क्या कर देते हैं दोस्तों, दुगनी कर देते हैं। तो पोल कितने हैं पहले 8, तो इसका देखिए दुगना करना है तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 16। यहाँ से देखिए आप इसको डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए दोस्तों, 4 चौके 16, यहाँ से देखिए 4 तिया 12, कितना हुआ दोस्तों। यहाँ से देखिए और डिवाइड कर सकते हैं 2, और इतने कितना यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 15। यहाँ से देखिए अब यहाँ पर देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे 15 का, यानी 375 में हम क्या करते हैं पहले 15 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 दूना 30, कितने बचे 7, फिर कितना होगा 5, 75, तो 15 5 75। यहाँ से देखिए नीचे कितने अपॉन में 2, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 50 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कितना होगा 50 हर्ट्ज। 20 का क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से मॉडरेट करके पूछा जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान क्या होगा। दोस्तों पोल पिच बताना है। पोल पिच क्या होता है दोस्तों, स्लोट पर पोल, क्या होता है दोस्तों स्लोट पर पोल। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे रख सकते हो आप स्लोट अपॉन पोल। यहाँ से देखिए स्लोट या पोल, यहाँ पे देखिए चालकों की संख्या भी रख सकते हैं दोस्तों, चालकों की संख्या अपॉन पोल। ये क्या होता है दोस्तों पोल पिच, बराबर क्या होगा दोस्तों पोल पिच होगा। पोल पिच निकालनी है तो यहाँ पर देखिए चालकों की संख्या कितनी है दोस्तों 84, यहाँ पे देखिए पोल कितने हैं 6। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 14। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 14। पोल पिच कितनी होगी दोस्तों 14 होगी, ध्यान रखिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है पोल पिच के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों स्लोट पर पोल, स्लोट प्रति कितने पोल, यानी कितने पोल पर कितने स्लोट है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब तुल्यकालिक मोटर को यांत्रिक लोड पर प्रयोग किया जाता है तो इसकी रेटिंग क्या होगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखो दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताना है तुल्यकालिक मोटर जब क्या है दोस्तों यांत्रिक लोड पर प्रयोग किया जाता है, यानी तुल्यकालिक मोटर को यांत्रिक लोड के रूप में हम प्रयोग ले रहे हैं तो उसकी रेटिंग क्या लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, यदि तुल्यकालिक मोटर का हम यांत्रिक लोड पर प्रयोग कर रहे हैं तो उस टाइम पर दोस्तों ध्यान रखना है किलोवाट और एचपी, इसकी जो रेटिंग होगी किलोवाट और एचपी में लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जब हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी रेटिंग क्या होगी, तब होगी kVAR। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यांत्रिक लोड पर क्या होती है दोस्तों किलोवाट और एचपी लेंगे, और जब मोटर का प्रयोग हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए ले रहे हैं तो उस टाइम ध्यान रखना है दोस्तों किस में लेंगे, kVAR की इसमें लेंगे, यानी तब रेटिंग क्या होगी kVAR होगी। और यांत्रिक लोड पर किलोवाट और एचपी, किलोवाट या एचपी में हम ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, डी इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। बी और सी ऑप्शन दोनों होंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तुल्यकालिक मोटर में शून्य अग्रगामी पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर में जब 0 लीडिंग पावर फैक्टर है, दोस्तों ध्यान रखना है 0 लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान रखना है आपसे पूछा जाए इकाई पावर फैक्टर पर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों इकाई पावर फैक्टर पर होता है क्रॉस चुंबकन प्रभाव।
इकाई पावर फैक्टर पर कौन सा होगा, क्रॉस चुंबकन प्रभाव, ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए लीडिंग पावर फैक्टर पर यानी शून्य अग्रगामी पावर फैक्टर पर कौन सा होगा दोस्तों, तो विचुंबकीय प्रभाव। अग्रगामी पर कौन सा होता है दोस्तों, विचुंबकीय प्रभाव। आपसे पूछा जाए शून्य पश्चगामी पावर फैक्टर या जीरो जीरो लेगिंग पावर फैक्टर पर कौन सा होगा दोस्तों ध्यान रखें, तो कौन सा होगा, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है अग्रगामी पावर फैक्टर पर यानी लीडिंग प्रकार का है, तो दोस्तों कौन सा होगा, लीडिंग प्रकार का पावर फैक्टर है, तो कौन सा प्रभाव होगा, विचुंबकीय प्रभाव होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, विचुंबकीय प्रभाव। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरों को अंकित किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग बताना है दोस्तों। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसके सिरे किसके द्वारा अंकित होंगे, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, U1 U2 Z1 Z2, सी है E1 E2, डी है D1 और D2। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसके जो सिरे होते हैं वो दर्शाए जाते हैं Z1 और Z2 से, और रनिंग वाइंडिंग जो होगी सिंगल फेज मोटर में उसके द्वारा दर्शाया जाता है U1 और U2 से। E1 जो है दोस्तों ये दर्शाते हैं शंट वाइंडिंग को, और D1 और D2 है दोस्तों ये दर्शाते हैं सीरीज वाइंडिंग को। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का पूछ लेते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, कम होता है। यहाँ से प्रतिघात के बारे में पूछा जाए, एक्सेल इंडक्टिव यानी प्रेरक प्रतिघात क्या होगा, तो ध्यान रखिए वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो क्या होता है, हाई होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, Z1 Z2 यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है दोस्तों वो किसके द्वारा दर्शाती है, Z1 और Z2 के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, दोस्तों बताना है कौन सी सिंगल फेज मोटर जो है हाई पावर फैक्टर पर चलेगी। ऑप्शन देखिए, शेडेड पोल मोटर, बी है कैपेसिटर रन मोटर, सी है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे लेना है सिंगल फेज मोटर स्लिप्ट फेज मोटर, सी है, डी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सी सिंगल फेज मोटर का उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, तो कौन सी उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, तो ध्यान रखिए दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका उच्च पावर फैक्टर होता है। ध्यान रखिए कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है उसका, इसका ध्यान रखना है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का दोस्तों ध्यान रखना है, इसका क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च होता है और उच्च पावर फैक्टर पर भी चलती है। ये दो बातें आप इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमीय विधि है। दोस्तों यहाँ पर बताना है सबसे अर्थमीय विधि कौन सी है, यानी एकल फेज मोटर को स्टार्ट करना है तो इसके लिए अर्थमीय विधि कौन सी होगी। ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध विधि, बी है प्रेरकत्व विधि, सी है विभक्त फेज विधि और डी है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। तो दोस्तों ये चारों ही विधि कैपेसिटर स्टार्ट यानी मोटर को यानी सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की विधि है। तो इन विधियों में अर्थमीय विधि कौन सी होती है, बताना है दोस्तों। अर्थमितीय विधि जो है वो कौन सी होती है, वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे अर्थमितीय विधि कौन सी होगी, वो होगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण सबसे कम होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है। ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी है स्लिप्ट फेज मोटर और डी है शेडेड पोल मोटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेडेड पोल मोटर।
क्योंकि शेडेड पोल जो मोटर होती है दोस्तों, ये खिलौनों में अधिकतर उपयोग में ली जाती है, छोटे जो उपकरण होते हैं उनमें उपयोग लिया जाता है। तो इसका जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो क्या रखते हैं दोस्तों, कम रखा जाता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।